अपनी भाषा का, करते हैं तन मन से वंदन हम जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। कवि सोम ठाकुर की इन पंक्तियों से आज के सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का मैं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हिंदी दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जिसका विषय है हिंदी एक सांस्कृतिक और भाषाई यात्रा। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम हम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग तालियों से बराबर मेरे भारतीय अध्यक्ष मंजुला यादव जी से और सम्मानित करते हैं। ताली दस्तों की मैं पूरी मंच पर बुलाना चाहती हूँ। उनको भी मैं यह भाषा हमेशा एक सेतु का काम करती रही जो भारतीय की विविध संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोती रही। प्रेमचंद कहते हैं कि राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी, पहाड़, समुद्र राष्ट्र नहीं बनाते, भाषा ही वह बंधन है जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रहता है। तो आइए आज की संगोष्ठी में हम आपको हिंदी की इसी सांस्कृतिक यात्रा पर ले चलेंगे। हमारे मध्य बहुत से विद्वान हैं, तो सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर मनोज कुमार जी के परिचय के लिए अपनी सहयोगी डॉक्टर मेघना यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस गरिमामयी संगोष्ठी में जहां साहित्य और विचार का संगम हो रहा है, हमारे बीच एक ऐसे गरिमामयी विद्वान की उपस्थिति है जिसके ज्ञान और अनुभव की आभा से यह मंच आलोकित हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे जी की, जो हिंदी साहित्य जगत में एक सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित नाम है। वर्तमान समय में आप कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपकी शैक्षणिक यात्रा गहन अध्ययन और साधना का प्रतिफल है। आप साहित्यिक विशेषज्ञता के क्षेत्र में अत्यंत विस्तृत और गहरा है। आपकी विशेष अभिरुचि भक्ति साहित्य में है, जहां आपने संतों और कवियों की वाणियों को नवीन दृष्टिकोण से परखा है। आप पिछले 2 दशकों के अधिक समय से अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा शोध के माध्यम से साहित्य के विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके आलेख, शोध पत्र, व्याख्यान हिंदी साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। आज इस मंच पर आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके बहुमूल्य विचारों को सुनने हेतु उत्सुक हैं। सर, मैं ससम्मान आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आप आएँ और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह पदकन जासु नाम रवि करन कर भरोसो दृढ़ चरणन के भरोसो दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ
वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मंच, सबसे पहले मंच पर शोभायमान भारत के यशस्वी पत्रकार, दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल जी, महिला समीक्षक, साहित्य कर्म में सदैव रत रहने वाली श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी जी, नवयुग पीजी कॉलेज की यशस्वी और कर्मठ प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, हिंदी विभाग को अपने सत प्रयासों से निरंतर उन्नत पथ की ओर अग्रसित करने वाली विभागाध्यक्षा प्रोफेसर मंजुला यादव जी, सभा भवन में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, इस ऐतिहासिक तपोभूमि नवयुग कन्या महाविद्यालय में आना मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं प्राचार्य जी और विभागाध्यक्षा महोदया और उस सभी शैक्षिक समाज को जिसने मेरा नाम सुझाया होगा, हृदय से सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बच्ची ने बहुत अच्छी वंदना गाई। मैं गुरुओं से यही सीखा कि किसी की अगर कोई योग्यता है, कोई अच्छाई है तो उसको प्रमोट करिए हमेशा, तो आदमी आत्मश्लाघा से बचेगा। नहीं, हम अपने को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इस बच्ची का स्वर बहुत अच्छा है, इसको और इसके शिक्षकों को चाहिए कि इसको संवारे, अच्छा गा सकती है। प्रमुख वक्ता हूँ, विषय पर बोलना है तो थोड़ा तो बोलूँगा, हालांकि मुझे पता है कि आज एक और भी महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी। विषय का चयन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विषय आपने चुना। हिंदी एक सांस्कृतिक और भाषाई यात्रा। इस विषय के चयन के लिए विषय के चयनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विषय लिया कि अगर इस पर बोला जाए तो कई दिनों तक बोला जा सकता है, क्योंकि भाषा और संस्कृति दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। किसी देश की अगर संस्कृति को समझना हो तो उस देश की भाषा को आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि उस राष्ट्र की संस्कृति कहाँ जा रही है। हिंदी की यात्रा अगर हम शुरू करें, प्रारंभ में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा और उसके बाद इन्हीं को आधार बनाकर मैं चंद बातें आपसे करूँगा। मैथिलीशरण गुप्त जी लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगाजल कहाँ, संपूर्ण देवों से युक्त जिस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह अपना भारत देश है। भारत को अगर देखिए तो भारत संसार की सांस्कृतिक और बौद्धिकता का उत्स है। और अगर भारत को आपको देखना है तो आपको हिंदी ही उस भारत की संस्कृति का दर्शन करा पाएगी। हम आदिम युग से अगर चलें तो आप एक बात देखेंगे कि आदिवासी या आदिम मानव जब हमारा आदिम पुरुष जंगलों में रहता था तो वो ध्वनियों में बात करता था। जैसे जैसे उसका विकास होता गया फिर ध्वनियों से वो शब्दों में आया,
फिर शब्दों से वो वाक्यों में आए, फिर वाक्यों से वो भाषा। और भारत में इतनी भाषाओं का जो विस्तार है वो इस बात को बताता है कि हमारी संस्कृति कितनी बहुमुखी है, कितनी बहुआयामी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय संस्कृति को आपको जानना है तो हिंदी के माध्यम से ही आप जान सकते हैं, क्योंकि हिंदी भारत में एक ऐसी भाषा है जो भारत के सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाती है। और आज दुनिया में भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। हिंदी का बढ़ता हुआ रुतबा अगर आप देखिए, आज विश्व की आर्थिक व्यवस्था का आधार हिंदी हो गई है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम विषय की बात करें और इस पर आए कि हिंदी सांस्कृतिक और भाषाई यात्रा, तो हिंदी की जो ये भाषाई यात्रा है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई, मैं प्रयास करूंगा कि जितने विषय से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, विद्यार्थी हमारे बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सब तक अपनी बात मैं पहुंचा सकूं। जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत है। लेकिन एक कहावत ये भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर वाणी। लेकिन एक बात और भी आगे आती है कि जब ये वानियां कहीं किसी विशेष बोली में, भाषा में सिमटती हैं तो एक राष्ट्रभाषा का निर्माण होता है, एक राजभाषा का निर्माण होता है। और हम इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और आने वाले भविष्य में ये सुनिश्चित है कि हिंदी आपके देश की राष्ट्रभाषा होगी, 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 क्योंकि इसके बिना हमारा विकास संभव ही नहीं। आप अगर ध्यान दीजिए, मैं अपने अगर बचपन में जाऊं, थोड़े अपने जीवन के विकसित क्रम में जाऊं, तो एक जमाना था जब दुनिया के सारे खोजी चैनल अंग्रेजी में चलते थे, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे वो एनिमल प्लेनेट हो, चाहे वो साइंस हो, नेशनल ज्योग्राफिक हो, अंग्रेजी का बोलबाला था। लेकिन आज आप देखिए कि ये सारे चैनल हिंदी में आ गए हैं। और तो और आप देखिए कि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो आपके सामने आ रही हैं, जो बेसिकली तेलुगु में बनती हैं, लेकिन उन्हें भी हिंदी की जरूरत है। अगर हिंदी का दामन वो नहीं पकड़ेंगे तो उनके पास वो स्टारडम नहीं प्राप्त होगा जो प्राप्त कर रहे हैं। तो संस्कृति हमारे देश की जहां रीति है, रिवाज है, खान पान है, उठना बैठना है, सलीका है, व्रत पर्व उपवास है, उनको हमारी भाषा ही डिनोट करती है, बताती है। आप अगर आइए देखिए, एक जमाना था, हम अगर ईसा की पूर्व की और थोड़े बाद की शताब्दियों में बात करें, तो जब देश में अस्थिरता थी, युद्ध थे, वर्चस्व की लड़ाई थी, एक राज्य स्थापित करने का मोह था राजाओं में, तब हमारे पास अपभ्रंश भाषा थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपभ्रंश भाषा वीर रस का जो संचार कर सकती है वो कोई और भाषा नहीं कर सकती है। अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़िए तो आप देखिए कि युद्धों का वर्णन जिस रूप में अपभ्रंश भाषा में आपके सामने आता है वो दूसरी भाषा में आ ही नहीं सकता। तो जब हमारी संस्कृति युद्धों के दौर से गुजर रही थी तो हमारे सामने अपभ्रंश भाषा थी। और थोड़ा सा आप आगे आइए, युद्ध ठहरे, कुछ राज स्थापित हुए जिनमें इतिहास के लोग जानते हैं 16 महाजनपदों का दौर था। मगध एक बहुत बड़े राज्य के रूप में स्थापित होता है। और आप देखिए कि कैसे उस दौर की संस्कृति का बयान अपभ्रंश से हम पुरानी हिंदी की तरफ पाते हैं। और यही पुरानी हिंदी कालांतर में हिंदी की जो दो बोलियों का एक वर्ग है, पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का,
अगर आप देखिए तो तबाही से, बर्बादी से आक्रांत मनुष्य जब शांति की तलाश में जाता है, जब हमारे लोग एक शांत वातावरण की परिकल्पना करते हैं जहां पर तारनहार का कॉन्सेप्ट आता है, भगवान के विविध अवतारों का स्वरूप आता है, तब आप देखिए हमारा वो समाज अवधी भाषा का अनुकरण करता है और हमारे सामने राम भक्ति साहित्य का बहुत बड़ा साहित्य आता है जिसका लक्ष्य ही है शांति की स्थापना। राम राज्य की परिकल्पना में अगर देखिए तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का कोई नहीं जाता। और आप एक बात और देखिए कि उसी दौर में अगर कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन आता है तो कृष्ण को तो संसार का तारक कहा जाता है। रावण की तुलना में कंस के अत्याचार बहुत ज्यादा जघन्य थे। और ऐसे में अगर आप देखिए तो कृष्ण के जीवन का जो संघर्ष है और कृष्ण के जीवन का जो प्रेम है, वो दोनों लेकर के आपके सामने आपकी ब्रिज भाषा आती है। और ब्रिज भाषा हिंदी में पश्चिमी हिंदी का स्वरूप है। मुझे जहां तक लगा कि हम जैसा आचरण करते हैं, हमारी भाषा निश्चित रूप से उसका अनुकरण करती है। और हमारे हिंदी के लोग ये जानते हैं कि कैसे जब हमारे देश में स्थिरता पैदा हुई तो हमारे देश में एक ऐसा वक्त भी आया जब हमने साहित्य में पूरा का पूरा अवगाहन किया। वो दौर ही था जहां हम साहित्य का आनंद ले रहे थे, जिंदगी का आनंद ले रहे थे। बिहारी जो है वो रीति के भी दोहे लिख रहे थे, सौंदर्य के भी दोहे लिख रहे थे, नीति के भी दोहे लिख रहे थे। एक जगह अगर वो लिखते हैं कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौं नटे दैन कहे नट जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बिहारी लिखते हैं कि स्वार्थ सुकृत न संग था, देख विहंग विचारी बाज पराए पानी पर तू अच्छे नाम। विषय लंबा है, बहुत कहा जा सकता है, लेकिन बात संक्षिप्त ही करनी चाहिए क्योंकि और लोगों से भी अपेक्षाएं हैं, सब लोगों को आना है। मैंने जो पाया, आप देखिए कि जब हमारे देश में 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजियत आती है, तो आप देखिए कि कैसे भावना पर विचारों का प्रभाव आता है और हिंदी अपनी काव्यात्मकता से गद्यमयता की ओर चल पड़ती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे बड़ी विचारपरक भाषा है। तो अंग्रेजी आई और हमारे पास हिंदी की ही एक उपबोली, खड़ी बोली जो है, उसने अपना गद्यमयी स्वरूप जो है ग्रहण किया और देखते देखते खड़ी बोली हिंदी का पर्याय हो गई। और आप देखिए कि हिंदी का जितना भी गद्य है सब खड़ी बोली में है, जिसे हमने हिंदी मान लिया। और आज हिंदी जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का पहचान है, तो देखिए तो एक ही रूप में चलती है, ना अवधी है, ना भोजपुरी है, ना ब्रिज है, हिंदी सिर्फ हिंदी है। आप जहां जाइए आपको हिंदी में ही लोग बात करते मिलेंगे और कोई ये नहीं कहता कि मैं अवधी बोल रहा हूं, मैं ब्रिज बोल रहा हूं, मैं बुंदेली बोल रहा हूं। सब कहते हैं कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। और संस्कृति का कैसे भाषा पर असर पड़ता है, ये हमारे बच्चे जो अब मोबाइल दौर के बच्चे आ गए, इंटरनेट दौर के बच्चे आ गए, व्हाट्सएप चैटिंग दौर के आ गए, आप देखिए कि किस तरह अब हिंदी इंग्लिश का रूप ले रही है। अब हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, अब हम इंग्लिश बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू से, ऐसा है यार कि घर में बड़ा टेंशन है, तो ये कहाँ हिंदी है, तो हिंदी इंग्लिश हो गई ना। तो हम जैसे हैं वैसे विचारों का जो है हम जो है एक तरह से कहिए तो संवहन करते हैं। और संस्कृति निश्चित रूप से सिर्फ भाषा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले सुनते तो भाषा ही है ना, देखते तो बाद में है कि किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। सबसे पहले तो भाषा ही देखी जाती है।
और अगर हम नाट्य शास्त्र में बात करें, संवादों की बात करें, तो हिंदी के विद्वान ये जानते हैं कि संवाद कैसे जो है वो पात्रों के बारे में बता देते हैं कि किसकी क्या स्थिति है। अगर किसी नाटक में नौकर अंग्रेजी बोले, फ्रेंच बोले, तो बड़ा हास्यास्पद होता है कि भैया ये नौकर है कि ये विद्वान है। तो भाषा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की संवाहिका है। अगर किसी भी देश की संस्कृति को देखना हो तो आप उस देश की भाषा को अगर ध्यान से सुन लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, दुनिया की सबसे सभ्य भाषाओं में हिंदी भाषा है। जहाँ आप है, जहाँ रौरा है, अंग्रेजी में सिर्फ यू है, दादी यू, दादा यू, बच्चा यू, सब कुछ यू, यानी तू। हमारी भाषा में आप है, यानी आप देखिए हम कितने रिस्पेक्ट की बात करते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं, नवाबों का शहर है। आप देखिए किसी दौर में जब दो नवाब मिलते थे तो वो एक दूसरे से कहते थे कि जनाब कभी हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए। आप बताइए क्या कोई नवाब गरीब खाने में रहता है? लेकिन ये उसकी विनम्रता है, शालीनता, जो उसकी भाषा में झलकता है। और ऐसी संस्कृति की संवाहिका हिंदी भाषा अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। और हिंदी जब तक है तब तक भारत की भाषा है, भारत की संस्कृति है। अभी आप देखिए इंग्लैंड में भारतीय मूल के जब प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी पत्नी जब आती हैं तो उनके परिधान में भारतीयता झलकती है। वो अंग्रेजों के देश में हैं लेकिन सनातनी सभ्यता का परिचय देते हैं। ये इस संस्कृति का प्रभाव है, इसकी व्यापकता है। और आप देखिए कि कैसे हिंदी समाहारी स्वरूप में है। हिंदी को कभी कोई संकोच नहीं हुआ किसी दूसरी भाषा के शब्द को लेने में। जहां देखा कि बलवा बवाल है, कहाँ हटाओ है। रेल का मतलब है द्विपद लौह गामिनी, लाउड स्पीकर का मतलब है गगन चिघाड़ भोंपू। हिंदी वालों का नहीं, हटाओ। रेल आ रही है, लाउड स्पीकर बोल रहा है। अब इस माइक की भी कोई हिंदी होगी, इस मोबाइल की तो आज तक तय नहीं हो पाई कि कौन सी हिंदी का शब्द है। हमने कहा हटाओ इसको, मोबाइल मान लो, बात खत्म, नक्की कर। तो ऐसा स्वरूप जिस भाषा का है, ऐसा स्वभाव जिस भाषा का है, ये मान के चलिए कि इस भाषा के साथ हमारी संस्कृति सुरक्षित है। एक राष्ट्र कवि के नाम से मैंने बात शुरू की थी। एक दूसरा राष्ट्र कवि हुआ, अपने दौर का सबसे बड़ा शायर माना गया, अल्लामा इकबाल। वो कहते हैं बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। तो हस्ती हमारी थी, है और रहेगी। विषय की सारगर्भिता अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हिंदी दिवस का ये सप्ताह, ये पखवाड़ा जो हम मना रहे हैं, ये मनाते तो भी ठीक था, नहीं मनाते तो भी ठीक था। हिंदी को कहीं किसी भी स्तर पर कोई संकट नहीं है। हिंदी का काफिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हिंदी का प्रभाव दिनों दिन पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। अपने वक्तव्य को एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं समाप्त करूंगा, जिसमें ये संस्कृति और ये जो भाषा का समुच्चय है जिसको लेकर आपने आज के विषय का निर्माण किया है, उनको मैं रखने का प्रयास करूंगा। उपजी हूँ सनातन से पर अब अधुनातन हूँ, उपजी हूँ सनातन से पर
अब अधुनातन हूँ, नहीं हीन न शर्मिंदा, नहीं हीन न शर्मिंदा, मैं शान से जिंदा हूँ, मैं शान से जिंदा हूँ। उड़ती हूँ जहाजों पर, बहती हूँ रिवाजों पर, उपजी हूँ, उड़ती हूँ जहाजों पर, बहती हूँ रिवाजों पर, एक गगन परिंदा हूँ, एक गगन परिंदा हूँ, मैं शान से जिंदा हूँ। बढ़ रही हूँ पल छिन पल, लाखों की जुबानों पर, बढ़ रही हूँ पल छिन पल, लाखों की जुबानों पर। तुम करते रहो निंदा, तुम करते रहो निंदा, मैं शान से जिंदा हूँ। दक्षिण में हिंदी हूँ, कश्मीरी बिंदी हूँ। दक्षिण में हिंदी हूँ, कश्मीरी बिंदी हूँ। भारत का तिरंगा हूँ, भारत का तिरंगा हूँ, मैं शान से जिंदा हूँ, मैं शान से जिंदा हूँ। आपने बड़ी शालीनता से मुझे सुना। महाविद्यालय ने मुझे वक्त दिया, मंच दिया, एक सवाब दिया, सम्मान दिया। सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष शुक्ला जी, मुख्य वक्ता मनोज कुमार पांडे जी, प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव जी, हमारी सभी शिक्षिका बहनें और सभी बच्चों, आज हम सभी यहाँ पर हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं उन्हें मनाने। आज मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी हमारी केवल मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी माथे की बिंदी है और साथ ही साथ हिंदी हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। हम देखते हैं कि हिंदी आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, आप देखेंगे ये जो भारत है हमारा, कितने राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आप कभी भी आप जब जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर कोई एक भाषा बोलता है अपने राज्य की तो वो हिंदी भी जानता होगा। और जब हम जाते हैं किसी भी राज्य में तो अपने आप को वहाँ पर आसानी से जोड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा जो हमारी हिंदी है वो हमारा आत्मगौरव है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है कि हमने कुछ महसूस किया और उसको कह दिया, यह हमारी पहचान भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ महसूस करते हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, तो हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा हिंदी में महसूस करते हैं। आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जब हम फिल्मी गाने सुनते हैं तो वो जो भाव उत्पन्न होता है वो अंग्रेजी में कभी वो भाव नहीं आती है, वो भाव हम हिंदी में महसूस करते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति
हमने केवल शिक्षा के अंतर्गत ही देखी क्या कि यह एक अभिव्यक्ति का माध्यम बना, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे ज्ञान की जो भाषा है हिंदी, वह अभी आ नहीं पाई है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। भाषा हिंदी गंगा की तरह अविरल निर्मल है, क्योंकि गंगा जब गोमुख से निकलती है तो हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ से होती हुई गुजरती हुई अपने जड़ी बूटियों को, अपने जो अमृत तत्व है वहाँ से निकलती हुई हमारे बीच आती है। उसी तरह हिंदी भाषा भी एक निर्मल पावन गंगा के समान है। हम भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल में बहुत से ऐसे कवि हुए जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई। हम उनके शब्दों को अगर पढ़ें, उन्होंने आत्मसात किया हिंदी को। हम देखें उनमें कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। मीराबाई कहती हैं, हे श्याम तेरे नैन को प्यासी अखियां। यह शब्द जो है भक्ति काल, इसने समृद्ध किया हिंदी को। रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल में श्रृंगार लिखा गया, रस, सौंदर्य, काव्य की रचनाएं लिखी गई, हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। आधुनिक काल के लेखकों की बात करूं तो उसमें निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे तमाम तरह के, फणीश्वरनाथ रेणु जिनका हमने मैला आंचल पढ़ा होगा। तो हम आधुनिक काल में अगर साहित्य को देखें तो हमारे बहुत ही बड़े और समृद्ध साहित्यकार हुए हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें कि हिंदी क्या है, तो उन्होंने जैसे लिखा कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये तमाम तरह के जो हमारे साहित्यकार हुए हैं, चाहे वो भक्ति काल के रहे हों रचयिता, रीति काल से या आधुनिक काल से, इन सभी ने हिंदी को हमेशा समृद्ध किया है और हमारे जीवन से, हमारी संस्कृति से उसको जोड़ने का प्रयास किया है। मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात करूं, स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हुए तो हमारे ही देश के लोगों ने हिंदी को एक माध्यम चुना, समाचार पत्रों के माध्यम से और लेख के माध्यम से समाज में जन जागरूकता पैदा की, जिससे एक महान क्रांति का जन्म हुआ। आपातकाल की बात करें, 1975 जब लोकतंत्र सेनानी जेल में बंद रहे, तब जो भूमिगत कार्यकर्ता थे उन्होंने हिंदी में ही पंपलेट्स छपवाकर लोगों में जन जागरूकता पैदा की और उस वक्त की वर्तमान सरकार के लिए एक क्रांति पैदा की। एक क्रांति का स्वर उठा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह हिंदी वह माध्यम बना कि हम अपने आप को, अपने विचार को, अपनी संस्कृति को आदान प्रदान का माध्यम बना सके। उस वक्त प्रेस पर, अखबारों पर सेंसरशिप था कि आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे, लेकिन यह हिंदी ही वह माध्यम बनी जिसकी वजह से जनता एक दूसरे के लिए जागरूक हुई, एक दूसरे के प्रति और चेतन अवस्था में आई। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ मैं अब बात करूं सांस्कृतिक माध्यम की यात्रा जो रही है हिंदी की, वो क्या रही है। हम लोक कथाएं पढ़ते हैं, लघु कथाएं पढ़ते हैं, लोक गीत गाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पारंपरिक गीत, शादी ब्याह होता है तो उसमें भी जो गीत, आप सभी कनेक्टेड होंगे कि शादी ब्याह के गीतों में भी हिंदी ही प्रयोग होता है। वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है।
आप उसमें पाएंगे। माँ जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जब लोरियाँ सुनाती है तो वह हिंदी में ही माँ अपनी लोरियाँ उनको सुनाती हैं। मैं देखूं कि गांव के जो चौपाल होते हैं, गांव के जो चौपाल लगते होंगे, बहुत सारे लोग गांव से भी जुड़े होंगे, कभी जाते होंगे तो यह देखते होंगे कि गांव में जो चौपाल लगती है वहाँ पर भी किस्से, कहानियाँ, ठहाके जो होते हैं उनका माध्यम हिंदी ही होता है। फिल्मी गीतों की बात करें, फिल्मी गीतों में हम देखते हैं कि जो गाने आज चल रहे हैं वह भी हिंदी में ही है। युवा उससे अपने आप को जोड़ पाता है। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें, आज जो वर्तमान परिदृश्य है, हम अगर देखें कि आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, वह पूरे विश्व में आज अपना स्थान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का भी महत्व बढ़ चुका है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। इस पर हम विचार करें तो जैसे फिजी, मलेशिया, त्रिनिदाद एवं अमेरिका जैसे देशों में भी आज लाखों लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। आज वहाँ पर जब यहाँ से कोई डेलीगेट्स जब उनके देश में जाता है तो वहाँ पे बाकायदा एक वर्कशॉप चलाई जाती है हिंदी की कि आप आइए और हिंदी सीखिए। और जब यहाँ से कोई प्रमुख वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है भारत का तो उसका स्वागत हिंदी में किया जाता है। अभी आप वर्तमान समय में देखें कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी जापान गए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जापानी जो बहनें थीं, महिलाएं थीं, उन्होंने वंदे मातरम का कितना सुंदर वर्णन किया और उनसे हिंदी में भी बात किया। तो हिंदी आज ग्लोबलाइज हो चुका है, उसका वैश्विक स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, तो हम इसे गर्व का विषय समझते हैं। और मैं बात करूं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आप देखते होंगे कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट्स बनते हैं। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें भी हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, पहले अंग्रेजी का प्रयोग, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो हमेशा जो कंटेंट लिखते हैं वो हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं। यह हमारी समृद्धि है, यह हमारी संस्कृति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ पाती है। अगर वो अंग्रेजी में कंटेंट तैयार करें तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन जो भावना हम हिंदी से जो हमें समझा पाएगा या हम किसी को समझा पाएंगे, वह उसका माध्यम केवल हिंदी होता है। आज मैं आपके सामने कुछ प्रसंग मैं रखना चाहूँगी। 11 सितंबर का समय था, 126 साल पहले। स्वामी विवेकानंद को आप सभी जानते होंगे, वो विदेश गए, शिकागो। 11 सितंबर के दिन उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। आप अगर YouTube यूज़ करते होंगे तो एक बार उनका भाषण सुनिएगा। सारे लोगों को वहाँ पर एक ड्रेस कोड था कि सभी लोग सूट पैंट और शर्ट टाई लगा के आएगा, लेकिन वो अपना जो भगवा जो वस्त्र, उनका सन्यासी वस्त्र जो था, वो उसको धारण करके गए। तो वहाँ पे एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि यहाँ का तो ये ड्रेस कोड है, आप ये पहन के आए हैं। तो उन्होंने बोला वो आपका कल्चर है और ये हमारा कल्चर है, यानी हमारी संस्कृति है। मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उस अंग्रेज ने सोचा कि ये तो ऐसे ही आया हुआ है और ऐसे कपड़े ये कहाँ पे, यहाँ पे हमें कैसे भारत को रिप्रेजेंट कर पाएगा। सारे वक्ताओं को बुलवा लेते हैं, इसको सिर्फ 2 मिनट का समय देंगे बोलने के लिए। सारे वक्ता बोल चुके थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का समय आया बोलने का, तो उन्होंने अपने शब्दों को शुरू किया, भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और यह शब्द सुनते ही सभागार में तालियां गड़गड़ाने लगी। यह हमारा एक, कह सकते हैं हमने अपने आप को सिद्ध किया। और 2 मिनट क्या, वो 2 से 3 घंटे तक बोलते रहे।
और सभागार में तालियां लगातार बजती रही, बजती रही, बजती रही। आप लोग भी बजा सकते हैं। आज ये तालियां मेरे लिए नहीं थी, ये तालियां आपके लिए हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपने आप को विदेशी धरती पर स्थापित किया एक भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर अपने आप को स्थापित किया, भारत को स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद का दूसरा एक प्रसंग इसी से जुड़ा है कि एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि हाउ आर यू। उन्होंने पूछा हाउ आर यू, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अच्छा हूँ। तो अंग्रेज को लगा कि ये लगता है इसको अंग्रेजी आती नहीं है, तो मैं टूटी फूटी, उसको हिंदी आती थी, उसने पूछा कि आपको भारत से यहाँ आकर कैसा लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अंग्रेज को लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसके मन में उथल पुथल मची कि मैं पूछूं। तो उन्होंने बोला कि ये बताइए स्वामी जी कि मैंने आपसे पूछा, जब अंग्रेजी में जवाब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल पूछा तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान देते हुए प्रश्न किया हिंदी में, तो मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान देते हुए यही कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूनाइटेड स्टेट गए थे तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अपना भाषण हिंदी में ही दूंगा। तो उन दोनों हुतात्माओं को मैं याद करते हुए उनको इस मंच से सादर प्रणाम करती हूँ। आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो उन्होंने भी कई भाषण हिंदी में ही दिए। जो श्रोताएं हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो उनके लिए एक हेडफोन की व्यवस्था की जाती है। तो हमने अपने आप को आपके लिए नहीं बदला, हमने अपने आप को सिद्ध किया है कि आप बदल गए। मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जब आप देखते हैं एक शो आता है, कॉमेडी शो, उसमें एक कॉमेडियन है जिसको अक्सर वो हमेशा कॉमेडी करता रहता है और बोलता रहता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी आती है। तो ये वो मजाक तो बनाता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं। इंग्लिश उसके सक्सेस में बाधा नहीं बनी। उसने अपने आप को हिंदी ही प्रयोग करते हुए स्थापित किया। पहले क्या था, अब क्या था, अब जर्नी उसकी देख सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम प्रगतिवादी नहीं कहलाएंगे, हम पिछड़े कहे जाएंगे। एक उदाहरण दूं तो एक व्यक्ति मुंबई की फ्लाइट में बैठा, तो जाहिर सी बात है मुंबई की फ्लाइट है तो मुंबई जाएगी, लेकिन उसको अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो उसने सीट पर बैठ के बगल वाले व्यक्ति से पूछा, आर यू गोइंग टू मुंबई? तो ये उसको ये दर्शाना था कि मुझे इंग्लिश आती है इसलिए मैं यहाँ फ्लाइट पे बैठा हूँ। तो ये हमारे लिए एक विचित्र सा विषय है, और हम सोचते हैं कि इससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलकर हम ये सोचें कि अगर हमें विदेशी भाषा अगर नहीं आती तो यह शर्म का विषय नहीं है, अगर हमें हिंदी नहीं आती तो यह हमारे लिए शर्म का विषय है। एक शेफ थे, शेफ जो खाना पकाते हैं, शेफ थे। तो उनसे बीसीसी ने एक बार उनसे प्रश्न पूछा कि आज आपको क्या करना है, इस पर हम विचार करें। उस पर ये एक प्रसंग है कि एक शेफ थे, उनसे पूछा गया, बीबीसी के पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि आप शेफ इसलिए बने ना क्योंकि भारत में
बहुत हंगर है, मतलब भूख। तो उन्होंने बोला मैं अमृतसर का हूँ, भारत में इतने लंगर होते हैं कि मैं हंगर भूल गया। मैंने हंगर शब्द वहाँ से सीखा जब न्यूयॉर्क में मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को सड़कों पर घूमते घूमते फूड फूड चिल्लाते देखा। तो ऐसा आपका जवाब तैयार होना चाहिए। ये आपकी अपनी संस्कृति है, आप उस पर गर्व करिए। करना क्या है, आप अपने विचारों को इतना आगे ले जाइए क्योंकि आप युवा हैं, आपसे ही हमारा आने वाला भविष्य है। युवा कौन होता है? युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। तो युवा वो होता है जो किसी भी संस्कृति को संभाल सकता है, अपने देश की संस्कृति को संभाल सकता है और उसको स्थापित कर सकता है। हम देखेंगे कि जो वायु होती है, वायु अगर वह बहुत तेज गति से चलता है तो वह विध्वंस ला देता है, लेकिन अगर वही वायु सामान्य और मध्यम तरीके से चलता है, बहता है, तो एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। तो आप वही वायु रूपी युवा हैं जो हमारे देश का भविष्य है। हालांकि प्रसंग बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्ताओं को भी और समय मैं देना चाहूँगी, उन्हें सुनना चाहूँगी। और आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आशा करूँगी कि हिंदी का जो हम पखवाड़ा मना रहे हैं 14 तारीख तक, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक, हम केवल एक दिन हिंदी दिवस ना मनाएं, हम अपने रोज के जीवन में हिंदी को आत्मसात करें। पत्र पहले लिखा जाता था हिंदी में, तो हम उसको शुरू करें और आने वाला भविष्य आपके कंधों पर है। तो आप हिंदी को केवल माथे की बिंदी न बनाकर अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की ओर लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। और जैसे कि छात्राएं बैठी हैं तो परिचय आवश्यक है कि सर के जो व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं वो हमारे सामने आए, तो जिसके लिए मैं अपनी सहयोगी डॉक्टर अंकिता को मंच पर बुलाती हूँ। धन्यवाद मैम। कृत्य हुई मैं तात पधारे आप। विद्वत मंच को मेरा सादर प्रणाम तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वान प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री आशुतोष शुक्ल जी। सर का जन्म 14 दिसंबर 1965 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान समय में आप दैनिक जागरण, एक प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका के राज्य संपादक के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। आपने मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास में शिक्षा प्राप्त की। आपके कार्य क्षेत्र का यदि विवरण दें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और बनारस जैसे शहरों में विभिन्न अखबारों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इसके अतिरिक्त आपने शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया है। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में स्थित सामाजिक बहिष्कार व समावेशी नीति अध्ययन केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर सृजनात्मक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। सर की प्रमुख कृतियां हैं तुम्हारी जय, इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। देखी तुम्हारी काशी, स्याही के उजाले, कृष्णा कॉलिंग, ये एक ट्रेवलॉग है टीनेजर का। इस पुस्तक का भी दूसरा संस्करण आ चुका है। रंग रंग के धागे, जो कि कहानियों का संग्रह है, जिसमें मानवीय संबंधों का विश्लेषण करती हुई 16 कहानियां संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त सर ने अनुवाद कार्य भी किया है। आर्किटेक्चर ऑफ इमामबाड़ा, आर्किटेक्चर ऑफ दिलकोशाज, BBC वर्कबुक ऑफ जर्नलिज्म। सर को 37 वर्षों का पत्रकारिता में लंबा अनुभव प्राप्त है। आपका लेखन मानवीय रिश्तों की जटिलता को अत्यंत सरलता से प्रस्तुत करता है, जो पाठकों के दिल को सीधे छू लेता है। आपकी भाषाई सादगी
और विचारों की गहराई का दुर्लभ मेल आपके लेखन को विशिष्ट बनाता है। यही कारण है कि आप पाठकों के बीच एक गहरा सम्मान अर्जित करते हैं। ये हमारी छात्राओं का और हमारा सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं आपके बहुमूल्य विचारों के लिए आपको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। अपने बारे में इतना सुन के मंच पर जिनके निमंत्रण पर हम यहाँ पर हैं, आदरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी, मुख्य वक्ता मनोज पांडे जी कालीचरण कॉलेज से, पायल सोनी जी बनारस से और लखनऊ में, डॉक्टर यादव जी जो यहाँ हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, ये अपूर्वा हमारी छोटी बहन, और यहाँ पर आकर के नवयुग में मैं नीचे भी बता रहा था कि हमने जो हमारी पीएचडी की सिनॉप्सिस थी मैंने आपकी लाइब्रेरी में आकर के लिखी, और यहाँ बुक्स में फर्स्ट फ्लोर पर ही लाइब्रेरी शायद है या पता नहीं अब किधर चली गई। तो हमारे पारिवारिक यहाँ पर परिवार के लोग थे, उनकी वजह से हमको यहाँ आने की डॉक्टर विभा अवस्थी जो प्रिंसिपल थी बहुत कड़क थी, तो लेकिन हमको सुविधा मिल गई एक दिन, और हम तो यहीं के हैं, तो राजेंद्र नगर, गणेशगंज, आर्य नगर, खुर्शीद बाग, हमारे परिवार की बहुत सारी बहनें जो हैं सब यहीं की पढ़ी हुई, और मुझसे बड़ी मुझसे छोटी, हमारा बड़ा परिवार है। तो हमारे पिताजी आज के ज़माने में कहता हूँ, हमारे पिता के सगे चचेरे मिला के 27 भाई बहन थे और हम 80 भाई बहन, अब संख्या कम हुई, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लोगों से जुड़े रहने की, परिवार से ही आपकी शक्ति आती है। तो अभी इन्होंने परवीन शाकिर की बात की, तो पाकिस्तान में केवल आप लोगों की जानकारी के लिए, परवीन शाकिर पाकिस्तान की शायरा, और पाकिस्तान में जब आप पढ़ते हैं वो परवीन शाकिर हों, तहमीना दुरानी हों, तहमीना रियाज हों, स्त्री लेखन में बड़ा विरोध है, वहाँ बड़ी आग है, और वो इसलिए है कि जो चीज़ जहाँ जितनी दबाई जाती है उतनी मुखरता से वो सामने आती है। क्योंकि आप कभी भी पढ़ेंगे उनको, सारा शगुफ्ता है, उनको पढ़िए, और बहुत ही, और परवीन शाकिर तो क्या कहना। तो पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती है, जैसे हमारे यहाँ PCS है, उसकी अधिकारी थी, और एक हिंदुस्तान भी आई, और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी, बहुत साल हो गए, आप कभी यूट्यूब पर सुनिएगा। यहाँ जो अभी बातें और हिंदी के बारे में हुई, मैं अपनी बात एक लाइन है उसी के इर्द गिर्द हम रखेंगे, और वो ये है कि हिंदी ज्ञान की भाषा बननी है, हिंदी संवाद की भाषा है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखिए, कैसे हम हिंदी में, और मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे परिसर में हूँ जहाँ भविष्य बैठा है, जहाँ वर्तमान बैठा है, और जहाँ भविष्य को गढ़ने का दायित्व वर्तमान पर है, आप पर है, और हम लोग शिक्षकों से ही सीखते हैं। शिक्षक पत्रकार बनाते हैं, किसी पत्रकार ने किसी शिक्षक को नहीं बनाया, तो हम आप लोगों से ही सीख के आगे बढ़ते हैं। जो आप बताते हैं, मेरे वैसे शिक्षक हैं, तो यहाँ पर चूँकि वो हिंदी की बात है, मैं वो कहना चाहूँगा, हिंदी दरअसल हिंदी को उसके समीक्षकों और साहित्यकारों ने कैद कर दिया, हिंदी को उससे बाहर नहीं निकलने दिया। जो लोकप्रियता का सिद्धांत है उसकी उपेक्षा की गई, और हिंदी को स्त्री और दलित विमर्श में इस कदर कैद कर दिया गया कि फिर उससे बाहर हिंदी में विविधता नहीं रह गई, हिंदी में वैरायटी नहीं रह गई। मैं आज कहूँ, हिंदी का जो पाठक है उसके पास पैसा है, हिंदी का जो पाठक है वो पढ़ना चाहता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप यूनिवर्सल चले जाइए, आप ये अब तो ये भी देने लगे हैं, अमीनाबाद में जो इंडियन बुक डिपो है उस पर वहाँ की बैठती हैं, आप कभी उनके पास बैठिए, देखिए क्या कहानियाँ हैं उनके पास।
तो कभी भी आप जाइए और उनसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्या बिक रहा है, तो वो कहेंगे कि अमीश बिक रहे हैं, चेतन भगत बिके हैं। चेतन भगत ने मूल किसमें लिखा, अमीश ने मूल किसमें लिखा, अश्विन सांघी ने किसमें लिखा? तो क्यों ऐसा है कि हिंदी का लेखक अपने दायरे से बाहर नहीं निकला? और हिंदी में आप अगर जाइए तो क्यों ऐसा है कि हिंदी में बागवानी में आपको कोई अच्छी पुस्तक नहीं मिलेगी, कोई अच्छा यात्रा वृतांत नहीं मिलेगा? हम क्या मिलेगा? वही उपन्यास। और वही जब आप कॉलेजों में जाते हैं, जहाँ पर मैं आग्रह करूँगा, यहाँ मुझे बताया मैम ने कि पीएचडी के बच्चे भी हैं, तो जो हमारी पीएचडीज का दायरा है, जो विषय हैं, उनमें नयों का चयन नहीं हो रहा है। जब तक आप, अरे हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्त्री है वो कैद है, जाने कहाँ है। अरे यार वो आसमान में बैठी है, कल्पना चावला बनी हुई है, आप उसको अभी भी जाने क्या मान रहे हो? उससे तो पूछिए कि वो कैद में अपने को मानती है कि नहीं मानती है। आप अपने लिख लिख के कलम और स्याही से पढ़े हो कि नहीं वो कैद में ही है, वो आज़ाद हो गई है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा, सबसे सुखद दृश्य है, हम उस पीढ़ी के लोग हैं, आप में से भी मैम ऐसे लोग, अब तो मुझसे छोटे लोग होंगे कहीं, जो आज के बच्चे शायद इस बात को नहीं समझेंगे। जब मैं आपको चाय की दुकान पे अकेले चाय पीते देखता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। नूडल्स खाते देखता हूँ, मोमोज खाते अकेले देखता हूँ। हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि कॉलोनी में हमारे हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की बाहर जाती तो उसकी सुरक्षा के लिए 4 साल का उसका भाई साथ जाता। क्यों भाई? वो क्या कर लेगा? वो पहरेदार एक लगा दिया गया, और उसको जो चतुर्थ टाइप की थी उन्होंने टॉफी दे के सरका दिया। ये भी होता था। लेकिन क्यों? पर आज हम निकल के आए हैं, लड़कियां आगे आगे हैं, बात कर रही हैं, लड़ रही हैं, झंझट कर रही, सब ठीक है, हमने उसको वहां रखा। मैं एक घटना बताता हूँ। मैं दिल्ली में था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमको यहाँ आना होता तो मुनीरका से हमको बस मिलती। तो मुनीरका में वो, उसको लगता होगा कंडक्टर को कि बड़ा चश्मा लगाए हुए बंदा है। अच्छा, चूँकि वो हमारा जो ऑफिस था वो 45 मिनट का था, तो हम कितनी देर हम साउथ दिल्ली और चाणक्यपुरी और वो सब राष्ट्रपति भवन देखते, रोज जाना होता था। तो किताब अपनी ले ले और कोशिश करते थे खिड़की के पास तो हवा मिले, तो हम पढ़ने लगते 10-20 मिनट बाद। तो वो जो कंडक्टर था वो हमको देख के, जैसे ही हमको देखे उसको लगा कि ये शरीफ आदमी है, तो वो अपनी बगल वाली सीट पे गए, बैठ जा, हाँ बैठ जा। और मेरे हम लखनऊ से गए थे, और मेरे कान में जैसे कुछ दिख रहा है, शीशा डाल के। हमारी आदत थी कि आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, और वो क्या बैठ जा। मतलब बाप में है कि मात्रा आधा जाओ, पूरा जा, बैठ जाइएगा। उसने छोटा निकाला। ये कौन सी हिंदी है? ये हरियाणवी हिंदी है, जो हिंदी मेरठ से आई, मेरठी, जो हरियाणा में गई। पर ये हिंदी मूल थी खड़ी बोली, लेकिन ये हिंदी जब इसमें मथुरा में आई और ब्रज मिली, फिर कुछ मिथिला से आई तो मैथिल मिली, फिर इसमें कुछ काशिका मिली, कुछ इसमें उर्दू मिली, और जब ये लखनऊ आई तो ये हमारी शीरी जुबान, ये बढ़ती गई, इसकी यात्रा बढ़ती गई। और फिर भाषा कैसी हुई? इसके लिए कहते हैं कि ना हो ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, ना हो ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, भाषा गोया मिली जुली हो, अलग रहे ना दूध से दूसरी, डली डली दूध में घुली हो। कि आप जब बात करें वो होती है भाषा। हमारे यहाँ क्या किया गया, जो हिंदी के लेखन में आप अभी पढ़िए, तो जो 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में जो लिखा जा रहा था, हमने शिवानी अच्छा लिख रही थी, मृदुला गर्ग अच्छा लिख रही थी, मालती जोशी अच्छा लिख रही थी, सूर्यबाला अच्छा लिख रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, साहित्य तो वही है जो वो कुछ बड़े बड़े नाम है। वो कौन इनकार कर रहा है, कौन मना कर रहा है? इनको क्यों खारिज करते हो? इनका सम्मान करो। मैथिली जी का, प्रेमचंद, सब हैं, सबसे हमने सीखा, सब बहुत बड़े लोग हैं, सबने सिखाया। लेकिन हमने क्या किया कि जहाँ पर हम पीछे हुए, कैसे हुए कि हमने हिंदी को एक ऐसे सिंहासन पर बैठाया कि उसको से नीचे दिखना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो लोकप्रियता, मैंने जो पहले बात कही, हमने ये सोचा ही नहीं कि एक क्या हुआ कि अंग्रेजी में शेक्सपियर है, कीट्स है, मिल्टन है, बहुत सारे लोग हैं, गोर्की हैं, आकर के। हमारे यहाँ क्या है?
प्रेमचंद हैं, मैथिली शरण हैं और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हमने गुलशन नंदा जो 5 लाख 4 लाख जिनकी किताब थी झील के उस पार, जो सबसे ज़्यादा बिकी, 4 लाख से ऊपर जिसकी कॉपियाँ बिकी, 1972 थी, जिस पर फिल्म बनी है धर्मेंद्र की और दास की। और हमने उस पिक्चर में, वो जो पिक्चर जिस पर बनी है इस किताब पर, हमने कहा नहीं गुलशन नंदा नहीं, आर्थर कॉनन डॉयल जासूसी लिखने के बाद उनको सर का नाइटहुड मिली, सर का टाइटल मिला। सुरेंद्र मोहन पाठक को हमने कहा ये पल्प फिक्शन लिखते हैं, ये लुगदी लेखक हैं। जो मेरे जैसे लोग थे, जब पढ़ने का समय आया तो जो नॉवेल वगैरह थी, हमारी माँ जैसे बहुत पढ़ती थी, तो वो राजहंस को, गुलशन नंदा को, सबको वो पढ़ें और दिन में जैसे थोड़ा वो आराम करें, तकिया के नीचे रखें, हम अपना निकालें धीरे से, जैसे वो करवट बदलें, और हम दिन भर में 2-3 दोपहर में एक किताब मार देते थे पूरी। तो लेकिन हमने लोकप्रियता का जो सिद्धांत है, हमने कहा नहीं, सुरेंद्र मोहन पाठक पल्प फिक्शन, लुगदी लेखक, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश, क्यों आपने उपेक्षा करी? इसका नतीजा क्या हुआ कि साहित्य और लोक विधा में हम ये भूल गए कि तुलसीदास इतने विद्वान थे, लेकिन जब उनको लिखने का समय आया तो उन्होंने राम की कथा अवधि में लिखी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितना अप्रतिम तुलसी का नायक है, उतना ही अप्रतिम उस नायक का गायक है जो तुलसी है। बहुत जो उन्होंने उस पुस्तक को लिखा, रामचरितमानस को क्यों लिखा, पर हमने उसको कैद कर दिया। हम वहाँ नहीं आए कि हम हिंदी, अब उससे क्या हुआ नतीजा कि हिंदी केवल समीक्षकों की भाषा हो गई, उसमें नयापन नहीं आया, उसमें लोगों ने नया लिखना नहीं। आप अभी भी जो पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़के हैं पीएचडी करना चाह रहे हैं, नहीं करने दिया जा रहा है नए विषयों पर, और उनसे कहा जा रहा है एक बच्चे से कि आप किन्नर पे और फलाने पर करके लाइए। क्यों करके लाए? आपको हिंदी का जो वैश्विक विस्तार है, जो हिंदी को ये हमें मानना पड़ेगा कि हिंदी के लेखकों से ज़्यादा हिंदी को टेलीविज़न ने पहुंचाया है। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं और हम बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान की शादियां जो हो रही हैं उन ड्रामों की बदौलत वहाँ साड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ बहुत लाउड मेकअप चल रहा है। जो हमारे मुझे देखने के बाद उनकी सोसाइटी में वो फ़र्क आया है, जो ये टीवी ने पहुँचाया है। एक समय ऐसा था कि हम सुनते थे कि अमेरिका से गेहूं आता है, अमेरिका से जो गेहूं आता वो तमिलनाडु के पोर्ट्स पे उतरता, दक्षिण के पोर्ट्स पे, और फिर वो हमारे यहाँ आ जाता। उनके यहाँ गेहूं का कोई उपयोग नहीं था, उनका खान पान दूसरा था। अब उनके यहाँ जो गेहूं आता है ये वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहाँ पहुँच गए, और उनके खाने में जो हमारे यहाँ से जाएगा, आप कितने दिन डोसा इडली खाएंगे? आपको तो फिर रोटी चाहिए होगी, तो रोटी आपको यहाँ से लेके गेहूँ जाएंगे नहीं, आपको वहाँ चाहिए, तो वहाँ खपत होने लगी। लेकिन हमने क्या ये प्रयास किया कि हम वहाँ गए और उन्होंने हमारे लिए गेहूं की दुकानें खोली। हमने कितनी कोशिश करी तमिल और कन्नड़ सीखने की। हमें बुरा लगता है कि जब वो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में कि हिंदी नहीं, आप मराठी बोलिए। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ किस प्रधानमंत्री ने, किस बड़े आदमी ने कहा कि नहीं, हिंदी वालों को तमिल सीखनी चाहिए, कन्नड़ सीखनी चाहिए, भाषा का सेतु बनना चाहिए। आपका हिंदी से पहले राजा चोल, आप अगर पता करिए तो यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, मेरी बेटी भी आप ही के जैसी, कोरियन बड़ा फैन होंगे आपको, कोरियन ड्रामे और कोरियन हीरो हीरोइन जाने कौन कौन है, वो हमको सब एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन आप लोग बड़े फैन होंगे। को कभी पता करिएगा कोरियन में पिता को क्या कहते हैं। जब आप देख रहे हैं तो ये भी सी अप्पा कहते हैं। अप्पा कहाँ से आया? अप्पा तमिल में कहते हैं पिता को। बहुत सारे शब्द हैं जो कोरियन में तमिल से मिलते हैं, उसका जो वैश्विक विस्तार है। तो जब तक हम केवल तब बढ़ेंगे जब हम दूसरों को सम्मान करना सीखेंगे, वो भाषा हो या व्यक्तित्व हो। हम अगर लचीले नहीं होंगे, हम दूसरे को नहीं स्वीकार करेंगे, तो दूसरा भी हमको स्वीकार जब न करे तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। मैंने बचपन में एक बार प्रयास किया कि मैं, मेरे यहाँ जैसे हमने कहा थोड़ा पढ़ने लिखने का माहौल था, लोग पढ़ते थे, तो वो किताबें आती थी बंगला की, बंगला लेखकों की हिंदी में हमने पढ़ा तो हम बिल्कुल मुग्ध हो गए। शंकर को, आशापूर्णा देवी को, किनको महाश्वेता देवी को, सबको पढ़ते। तो मुझे लगा कि यार मुझे बंगला सीखनी चाहिए, पर हम मूल में पढ़ें। लेकिन हमने कोशिश की, हमारे अंदर वो थोड़ा इतना वो नहीं है एकाग्रता वाला, तो गांधी जी डर गए। उन्होंने कहा और उन्होंने कहला लिया
उन्होंने कहा नहीं आप हैं, उन्होंने कहा आप ऐसे मत कहिए अब तक आप नहीं पढ़े। और उन्होंने प्रेमचंद के लिए भी कहा कि जो प्रेमचंद यहाँ लिख रहे हैं, तो जब तक हम हिंदी, अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, लोहिया जो इंस्टीट्यूट है हॉस्पिटल, डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी साहब उसके डायरेक्टर थे, मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन में रिटायर हो गए, बहुत अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर। उनकी एक किताब अभी आई 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, और वो किताब क्या है, उन्होंने मेडिसिन के ऊपर किताब लिखी है और उन्होंने उन बच्चों के लिए लिखी है जो हमारे सुदूर जिलों से आते हैं, कोई देवरिया से आता है, कोई कुशीनगर से आता है, कोई इटावा से आता है, हिंदी माध्यम के बच्चे जो यहाँ मेडिकल कॉलेज आते हैं तो बहुत समय तक तो इस हीन भावना, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह जाते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, और वो जो सीखते हैं तो वो जो किताब है, मान लीजिए तो उनको अंग्रेजी की मिलेगी, हिंदी में है नहीं। उन्होंने ऐसी किताब लिखी जिसमें देवनागरी में है, जो अभी आई है, और जिसमें मेडिकल टर्म्स और जो पढ़ाई है वो देवनागरी में लिख करके अंग्रेजी में समझा। जैसे मरीज से वो कहेंगे कि एक मरीज आया, उन्होंने कहा कि तुमको फीवर हो गया है, तो उन्होंने उसको ज्वर नहीं लिखा, जो हिंदी में उन्होंने लिखा तुमको फीवर है, इस फीवर में यह दवाएं दी जाएंगी, और फिर उन्होंने दवाओं को देवनागरी में लिखा। इन किताबों की हमारे यहाँ ज़रूरत है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, जो आप लोग हैं शिक्षक लोग, जब तक आप अपने बच्चों को वैरायटी नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चों की शोध प्रबंधों को नहीं बदलेंगे, जब तक आप उनको पुरानी कविता, नया लेखन, गीतात्मकता और छंद, वो एक विषय है, बिल्कुल है, लेकिन कितने लोग हैं जो साहित्य पढ़ते हैं? मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ, बार बार, कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मान लीजिए मुझे हिंदी आती है, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, आप बताइए, आप, मुझे साहित्य में कोई रुचि नहीं है, लेकिन आप बताइए आपके पास मेरे लिए क्या है? मेरे लिए कितनी विज्ञान कथाएं आपके पास हैं? जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा है, लेकिन उन्होंने मूल मराठी में लिखा है, BHU से। उन्होंने, आपको जब भी कभी अंतरिक्ष पे स्पेस राइटिंग है उस पर पढ़ना होगा, केवल डॉक्टर नार्लिकर हैं जिनका वह लेखन आप पढ़ पाएंगे। हिंदी में क्यों नहीं है? क्यों हमारे लोग आगे नहीं आते? हिंदी को आपकी, मैंने कहा हिंदी संवाद के तौर पर बहुत आगे चली गई है। हिंदी वो आपको जो अब कमेंट्री हो रही है, जो बाकी बातें अब तो भोजपुरी में होने लगी है, और वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप हिंदी को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप हिंदी को कौशल विकास से नहीं जोड़ेंगे बच्चे नहीं आएंगे। और मैं बच्चों के लिए जो हिंदी के हैं कहता हूँ, एक हमारे कार्यक्रम में दिल्ली में उस समय जो वो आए थे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इस कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था, ये बात हो गई 5-6 साल पुरानी, उन्होंने कहा था कि जो आने वाला समय है उसमें लैंग्वेज के टीचर्स की बहुत ज़रूरत होनी है, क्योंकि जो ये उनकी स्टडी है केंद्र सरकार की। क्यों? क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश या दूसरी जो भाषाएं हैं उनके पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। तो हर आदमी जो इंजीनियरिंग में जा रहा है उसको CS करना है, हर आदमी जो जा रहा है उसको इलेक्ट्रिकल करने जाने को क्या क्या करना है, या जो आपके यहाँ भी जो पढ़ने वाले कॉमर्स के और MBA के होंगे, उनका कहना है भाषा बिगड़ रही है, भाषा खराब हो रही है, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। एक समय ऐसा आएगा 8 साल 10 साल बाद जो आज के बच्चे हैं उनको भाषा के लिए पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, भाषा पढ़ने वाले जिस प्रकार से कम हो रहे हैं। तो ये आप अपने को मानिए कि आपके लिए यह एक करियर आना है, अपनी भाषा को दृढ़ रखिए। और एक इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जब तक आप हिंदी को ये बिल्कुल ये भूल जाइए कि हिंदी दिवस है या फलाना है, हिंदी का सर्वाधिक नुकसान, क्षमा करिए बुरा मत माने, जो ये बैंकों में और कॉरपोरेशन में काम करने वाले जो ये हिंदी अधिकारी हैं, आप कभी उनकी हिंदी, कभी बैंक की पासबुक पर जो पीछे लिखी गई हिंदी है वो आम भाषा में लिख नहीं पाते हैं। जो FIR आप लिखवाने जाते हैं थाने में वो अब भी फारसी में चल रही है, आप सामान्य भाषा में लिख नहीं पाते हैं। जो प्रेमचंद लिख कर गए उसको प्रयोग करने में क्या कठिनाई आ रही है? हमारी भाषा ऐसी क्यों नहीं हो सकती जो हमने बचपन में जैसे कहानी पढ़ी थी? कैसे एक राजा था, एक रानी थी, उनके यहाँ संतान नहीं होती थी, एक ऋषि आए, उन्होंने एक सेब दिया, कहानी तो है ये। हम अपनी भाषा ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? हम मोबाइल पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ आपके लेखन में इतना दोष आ रहा है, भूल जाइए इसको। आप मोबाइल ने आपको अपना गुलाम बना लिया है।
और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोबाइल को आपने खरीदा है, मोबाइल ने आपको नहीं खरीदा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो उस पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ना हिंदी अच्छी हो रही है ना अंग्रेजी अच्छी हो रही है, भाषा में आते हैं लोग एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से। इसलिए नौकरी अगर करनी है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अच्छा संवाद करना है, तो भाषा तो बेटा अच्छी करनी ही पड़ेगी। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं वो जीवन में आगे नहीं जाते। मुझे हिंदी पर केवल इतना ही कहना था, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ बहुत हैं, मैं आपकी अनुमति से, और महिलाएं हैं, मैं एक दो बातें और कहूँगा। बच्चे हैं यहाँ पर, और मैं आपके खान पान पे कहूँगा, और इसलिए कहूँगा कि लड़कियों को जो आप बड़ी होंगी, आगे बढ़ेंगी, हमारे यहाँ परंपरा से एक चीज़ आई है कि महिलाएं अपने खाने पर सबसे कम ध्यान देती हैं। हमारे यहाँ लड़की अगर अकेले रहेगी तो थोड़ा बहुत खाएगी, नहीं खाएगी, भूखी रह जाएगी। लड़का कुछ ना कुछ अपना बनाएगा, अंडा संडा बनाएगा, ब्रेड लाएगा, कुछ कर लेगा। मत कीजिए। आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आप जानती हैं कि कैल्शियम की ज़रूरत, आयरन की ज़रूरत आपको क्यों है और कितनी है और किससे अधिक है, मुझसे अधिक है। पर आप अभी तक हमारे यहाँ ये चलन था कि औरत सबसे बाद में खाती है। हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ, ना मुझे तब किसी ने सुना, ना कोई आप भी सुनेंगे, ना मानेंगे मेरी बात। मैं कह देखिए, मेरा कर्तव्य है कहना। मैं तो कहता हूँ कि परिवार में सबसे पहले महिला को खाना चाहिए, सबसे अधिक प्रोटीन उसको चाहिए। आप बहुत बेसिक सी एक बात आप भूल जाती हैं कि जिसकी चिंता में आप नहीं खा रहे, आप बीमार हो जाएंगे तो उसकी चिंता नहीं हो पाएगी। अपने को स्वस्थ, आप यही सोच लीजिए कि दूसरे के लिए हमको स्वस्थ रहना है, तो आप अपने को स्वस्थ रख लीजिए। ये जो तमाम चीज़ें, जैसे, और जो आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, कभी आप उनको देखिएगा, अगर उनका सर ऐसे झुका हो तो आप ये जान लीजिएगा कि उनका सोडियम कम है, वो खाना नहीं खा रही है, इस वजह से उनका सर नहीं झुका है। डॉक्टर कहते हैं कि 40-45 साल तक आपने जितना खा लिया, अगले 40-45 साल तक है। हम लोग तो हवस में खाते हैं। वो कहते हैं कि इतना अन्न पहुंच चुका है पेट में खाना आपके, लेकिन ये जो सोडियम कम होता है, जो पोटेशियम कम होता है महिलाओं में आकर के, कृपया इस पर बहुत ध्यान दीजिए। आपको जैसे, और अंतिम बात मैंने अपनी माँ से कही, महिलाएं जो व्रत बहुत रखती हैं, और आप उनसे पूछिए कि मैं लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ हमको महिलाएं दिखती हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ। मैं अपनी माँ से, हमारी माँ कहती थी, अरे कहाँ व्रत है, तो प्रदोष ही तो है। तो हमने उनको बैठाला है, हमने कहा हमको बताइए प्रदोष कितने होते हैं, तो उन्होंने कहा 2 होते हैं। हमने कहा साल में कितने हुए, तो अगर महीने में 2 तो 24 हो गए, तो 24 प्रदोष हुए। उसके बाद हमको बुद्धि मिले तो बृहस्पति रहती थी। हमको बुद्धि पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब रहा। अब आप एक बृहस्पति कितने हो गए साल में, 52 और 24 जोड़िए, अच्छा कितने हो गए, 76। दोनों नवरात्र 18, 76 और 18 कितने हुए, 92, 92 कितने हुए, 94, 94। अभी एकादशी बची है, शिवरात्रि बची है, जन्माष्टमी बची है, सोमवार बचा है, सावन के सोमवार 4। अरे हमने उनका हिसाब लगाया, हमने कहा 365 दिन में 110 दिन तो आप खाना नहीं खा रही, कौन बीमार नहीं होगा। आप ये समझ ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा महिलाएं ये काम करती हैं, हम नहीं खा रहे हैं, क्यों? बोले वो हम दूध पी के सो गए। अरे आपने दूध पी के सो गए तो नमक कहाँ गया पेट में आपके? नहीं गया। मेरी एक भाभी, उन्होंने सालों नमक नहीं खाया और उनकी डेथ हुई, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, नमक कम होने से सीधे यहाँ गए। इसलिए मेरा यही एक आग्रह आपके अपने स्वास्थ्य पर है। हिंदी पर मुझे जो कहना था वो आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें मैंने आपको। श्री आशुतोष शुक्ल जी, जो कि जिनका आना महाविद्यालय में बहुत प्रतीक्षित था और लगातार प्रयासों के बाद आज वो शुभ घड़ी आई कि वो हमारे बीच थे। और लेटेस्ट ही अभी आपने उनको सुना, तो हिंदी
के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से कहा कि हिंदी तभी व्यापक होगी जब और भाषाओं का भी हम सम्मान करेंगे। हिंदी दिवस मनाने का मतलब ये नहीं है कि और भाषाएं नगण्य हो गई। आप अपने आप में गर्व की अनुभूति के लिए अपनी भाषा को और तरक्की के लिए काम करिए, पर जो है और भाषाओं का भी सम्मान करिए। तो और उन्होंने उसके साथ साथ आपको छात्रा होने के नाते कुछ सीख दी। पर आपने जो व्रत वाला बताया तो मुझे लगता है आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और 16-16 घंटे व्रत रहना ये सब चल रहा है, तो कुछ लगता है वाकई में अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करने बैठें तो मतलब इतने व्रत हो जाते हैं, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उसके लिए भी आपने छात्राओं का मार्गदर्शन किया कि प्रॉपर पोषण लें, न्यूट्रिशन लें, क्योंकि भविष्य का निर्माण करती हैं आप और बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं। भले समाज कितना भी प्रगतिशील हो जाए, पर महिलाओं पर अगर वो अतिरिक्त कार्य जिम्मेदारियां अपने पर लेती चाहती हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ उन पर बढ़ता ही जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खाएं, पर जो भी भोजन करें वो पौष्टिक भोजन हो, जिसमें कि आप एक बैलेंस बना कर रखें कि आपको दालें भी चाहिए, प्रोटीन जिससे मिले, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए जिससे भी मिलता हो, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, और अगर इनसे पूरा ना हो पा रहा हो तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। वैसे एक बहुत भ्रम फैलाया गया कि घी खाने से बीमारियां होती हैं। अगर इतने घी खाने से लोग मर रहे होते तो हमारी पुश्तों में जो पहले के लोग थे, कहते हैं ना पुराना घी है, तो जान जाते जाते भी नहीं जाती, 100 तक घसीट ले जाते थे। तो घी बहुत ताकतवर होता है, खास तौर पे गाय का घी अगर आप सेवन करें। तो जो छात्राएं सोचती हैं कि हम पतले दुबले बने रहें इसलिए घी का सेवन ना करें, तो ऐसा नहीं है। किस रूप में आप उस घी का सेवन करें, मतलब पूड़ी कचौड़ी खाएंगे तो भले नुकसान करें, पर दाल में घी खाएं, रोटी में घी लगा खाएं, मतलब घी ऑलरेडी बहुत पका हुआ होता है तो उसको और ज़्यादा तल के पका के ना खाएं। तो इसलिए क्योंकि सर ने कहा था और लेटेस्ट वक्ता आप ही थे, तो उस बात की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। बाकी हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे जी, उन्होंने अपने व्याख्यान से, क्योंकि वो हिंदी के जो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने जो भी हमारा होता है हम उसमें गर्व महसूस करते हैं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं, तो उन्होंने हिंदी की किस तरफ उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ रही हैं या हम उसको और कैसे मान सम्मान दिला सकते हैं या उसका प्रचलन कैसे बढ़ा सकते हैं, और मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हालांकि अब आजकल अलग अलग भी विचार आने लगे हैं कि अगर हम एक भाषा, क्योंकि भारत विविधता का देश है, तो और एक भाषा किसी पर अगर चाहेंगे कि सभी उसको जान लें, सभी उसको समझ लें, तो दिक्कत की बात है। आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर युग में चीज़ें ट्रांसलेट हो जाती हैं, तो हम सभी भाषाओं का ज्ञान रख सकते हैं। विद्वान वो कहलाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है। हिंदी भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पर जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे संस्कृत बदलती है, जैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उसके अनुसार उसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते जाते हैं। जैसे कुछ शब्द इंग्लिश के जो है वो हिंदी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसा कि सर ने कहा। प्रोफेसर ए के त्रिपाठी जी ने ज्वर नहीं लिखा है, बुखार, ज्वर, मतलब ज्वर नहीं लिखा है, बुखार भी नहीं लिखा, उन्होंने फीवर, क्योंकि आम भाषा में अब वो फीवर हो गया है। तो और स्टूडेंट जो है उसको समझ में आने वाली भाषा, ऐसा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो और सब्जेक्ट्स के टीचर हैं उनके लिए भी आशुतोष जी ने जो एक बड़ी बात कही, जो हमारी सरकार भी उसके लिए प्रतिबद्ध है, कि जहाँ जिन रीजन्स में हिंदी बोली जाती है या हिंदी के इतने सारे श्रोता वक्ता हैं, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट जो है कि जो अच्छी किताबें हैं वो हिंदी में कम है। जैसे हम लोग भी जब MA इकोनॉमिक्स से किए, तो अगर हमें अच्छे ऑथर पढ़ने, ऐसे तो काम चलाओ कुछ भी आप पढ़ के पास तो हो ही जाएंगे, पर अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें फॉरेन ऑथर्स पे डिपेंडेंट रहना रहता था। वो अब वो अच्छा रहा कि हमारा हिंदी और इंग्लिश
तो मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते थे, हिंदी को इंग्लिश में कर लेते थे, तो थोड़ा सा आसान हो गया, पर उतना आसान सबके लिए नहीं होता है। तो ये शिक्षकों का दायित्व है कि जो अच्छी पुस्तकें हैं उसका जो निचोड़ है उसको हिंदी में लिखें, जिससे कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स के काम आ सके। आपने जो हम लोगों को उत्तरदायित्व दिया है, तो मुझे लगता है ये भी आपने बहुत सही बात कही। और हमारी आज की विशिष्ट वक्ता पायल लक्ष्मी सोनी जी, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ी हैं, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, और उन्होंने कैसे बताया कि भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने का कार्य हमारे आज के ये राजनेता या आज के लोग या आज की हिंदी भाषी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वही नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, जैसे अभी 11 सितंबर बीता ही है, जो उनकी स्पीच का एनिवर्सरी थी, तो उसमें उन्होंने हिंदी में किस तरीके से अपना भाषण दिया था, और जिन लोग उनके जो उनके वस्त्र थे उसको आवरण को ही देख के सोच रहे थे कि ये क्या कर पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, और उनकी बात को मिथ्या साबित करते हुए उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था और लगातार लोग उनको सुनते रहे। तो आप अपनी विद्वता से, आप अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से ये स्थापित करना, आप उसके संदेश वाहक हैं, आप उसके ध्वज वाहक हैं। आप चाहे भारत में रहें, चाहे भारत के किसी भी प्रदेश में रहें, आप चाहे विश्व में रहें, तो आप अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को प्रमोट करने की कोशिश करिए, और अपने में स्व का, गौरव का भाव लाइए। जो हमारा है, यानी जो हमारा स्व है, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उसमें गौरव बोध लाइए। क्योंकि बहुत सारे जो भी आक्रांता रहे या अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया, तो हमको किसी की पर्सनैलिटी को आप बार बार कह के कि तुम्हारे अंदर तो ये नहीं, हम चाहे जितने विद्वान हो, पर अगर हमको दिन में 10 बार एक ही बात बोली जाए कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारे अंदर वो बैठ जाएगा। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको अपने अंदर नहीं लाना है, बहुत समय तक हमारे अंदर डाला गया है। पर इसीलिए अब बात होती है कि स्व के बोध की, कि हम अपनी सभी चीज़ों में हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो स्वदेशी हमारे वस्तुएं हैं, तो सब में हम गौरव का भाव महसूस करें। पूरा लोगों की भी चीज़ों को हम अपना सकते हैं। हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, हम पास्ता बनाते हैं, हम अपने स्टाइल बना लेते हैं, उसको हम इंडियन पास्ता या देसी पास्ता कह लेते हैं। तो वो थोड़ा बहुत तो जब इंटरमिंगलिंग होती है कल्चर्स की, तो संस्कृताइजेशन के थ्रू जो है कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है कि हमें एकदम शुद्ध रूप में नहीं, तो समय के साथ सभी परिवर्तित होते हैं। पहले के माँ बाप के सामने, खासतौर पर पिता के सामने बच्चे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। आज सर पे सवार रहते तो मतलब चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो विश्व हो पूरा। तो उसके अनुरूप हम जब ढालेंगे तो थोड़ा लचीले रहेंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगे, और वो धागा या बंधन टूटेगा नहीं। तो उसी लचीलेपन के साथ हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। मैं हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, डॉक्टर अंकिता पांडे और डॉक्टर मेघना यादव जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी संगोष्ठी का विषय चुना। जैसा कि मनोज कुमार पांडे जी ने भी कहा कि विषय बहुत अच्छा चुना गया, तो इतना अच्छा विषय आपने चुना, उसके लिए आपसे बधाई। और उस पर इतनी देर परिचर्चा हुई। देखिए, छात्राओं के बीच या छात्रों के बीच विद्वानों से या जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनसे संवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो जीवन के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आप अपने घर में अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से, दादी बाबा से, माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं, वैसे ऐसे विद्वानों से भी सीखते हैं। और आगे आप जैसे सर तीनों ही हमारे विद्वान वक्ता रहे, तो उनसे कुछ ना कुछ तो आपने लिया होगा। बस ये है कि ठीक है, हमारा यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ जाएंगे, फिर भी स्टूडेंट को कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जब मतलब मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती थी टीचर होने के नाते कि हम कोई कथा नहीं सुना रहे कि खाली
सुनती रहो, थोड़ा नोट डाउन करेंगे, इतना कम ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ याद रहे, पर जो बुलेट पॉइंट्स हो, जिस वक्ता का जो चीज़ आपको अच्छा लगे तो पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। नोटपैड या बुक, आपकी जो नोटबुक है, पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए। बिना पेन के एक छात्र को कभी भी, हमेशा छात्र या छात्रा को नहीं रहना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी को बधाई। हमारे बीच जय सिंह जी आ चुके हैं और इन्होंने ये काव्योम के फाउंडर हैं और ये हिंदी को, संस्कृति को, इसको बढ़ाने के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक हमारे कॉलेज महाविद्यालय में काव्योम फाउंडेशन के द्वारा कई सारी साहित्यिक गतिविधियां हुई और जिसमें कि वो अभी बताएंगी आपको पूर्वा जी। बहुत सारी छात्राओं ने प्राइजेस जीते हैं, तो आज उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता, आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा समय और दे दें तो इन छात्राओं को का भी उत्साह वर्धन होगा आपके हाथों से सर्टिफिकेट पाके। और मैं मंजुला यादव जी से भी कहूँगी कि जय सिंह जी का भी जो है आज सम्मान करें। काव्योम फाउंडेशन लड़के हैं जय, इनकी संस्था जो काव्योम है, ये 2, 3, 4, 5 लड़के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लड़कियां भी हैं, ये आओ यार, मेरे कॉलेज आपके, और यह करते हुए, हिंदी के लिए काम करते हुए, वॉल राइटिंग करते, इनके बीच एक लड़का है अभी वो JRF करके निकला है और वो कहीं अभी जाकर के टीचर हो जाएगा। तो ये बच्चे, आप अगर अपनी प्रतिभा निखारना चाहते हैं तो बेटा बहुत काम है दुनिया में करने को। तो ये आपके बीच आए, मैंने फ़ोटो देखी थी इनकी, पर ज़्यादा जो है, और ये एक संस्था कथारंग है, उसमें ये कहानी पाठ करते हैं, कहानी है, बहुत काम करते हैं। तो समय वही है, कोई आइंस्टीन बन जाता है, कोई नहीं बनता। तो इनसे ये प्रेरणा जय से जरूर है। एक अन्य बहुत अच्छी रील मेकिंग प्रतियोगिता हुई थी जिसमें लखनऊ की इमारतों पर रील बनानी थी। उसमें शताक्षी त्रिवेदी, महिमा सिंह और स्वर्णिमा सैनी, जल्दी से आ जाए। भाषण प्रतियोगिता जीनत बानो, आयशी त्रिवेदी, संजना साहू और सातवां है सना कुरैशी को, जल्दी से आए। एक अन्य प्रतियोगिता बहुत ही रोमांचक थी, इजहार प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम है शताक्षी त्रिवेदी, महिमा सिंह, द्वितीय निधि वाजपेयी, आयशी त्रिवेदी और तृतीय है सृष्टि शर्मा और अनुष्का पटेल। जल्दी से मंच के पास आए। शिल्पा यादव, निकिता सिंह इस आयोजन में हमारे सहयोगी रहे हैं, फिर भी औपचारिकता का निर्वहन करते हुए हम अपने मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के संपादक श्री आशुतोष सर का, जो मेरे अग्रज भी हैं, नवयुग महापरिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर अपने ओजस्वी वक्तव्य से हमारी छात्राओं को हिंदी भाषा की बारीकियों से परिचित कराया। हमारे मुख्य वक्ता, प्रतिभा और सादगी का अनूठा संगम प्रोफेसर मनोज पांडे को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारा आमंत्रण अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार कर हमें भाव विभोर कर दिया। उनके वक्तव्य की सहजता और सरलता हम सबके लिए अनुकरणीय है। विशिष्ट वक्ता हम अपनी अनुजा, पत्रकार, समीक्षक व साहित्यकार श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी जी को भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को बड़ी ही सरलता पूर्वक स्वीकार किया और अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा हिंदी के बहुमुखी स्वरूप पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही हम अपनी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का भी आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ही यह व्याख्यान संपन्न हो सका। इनके प्रतिपल सकारात्मक सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं। अपनी संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का उनका संकल्प और अथक प्रयास
हमें भी प्रेरणा देते हैं। पुनः धन्यवाद मैम आपको। कोई भी आयोजन सामूहिक प्रयासों से ही सफल होता है, इसलिए हम अपने विभाग की डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मेघना को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके अथक प्रयासों से ही यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। सभागार में बैठे सभी उपस्थित छात्राओं को भी धन्यवाद। आप हैं तभी इस कार्यक्रम की सफलता। धन्यवाद व आभार सभी।